अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.13, उसका क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें आपने बताना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। अभी हमें कैसे पता लगेगा कि ये प्रोपोर्शन है या नहीं। प्रोपोर्शन में आपने एक चीज़ याद रखनी है, जिसका प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, अगर तो इनका आंसर आपका इक्वल आता है तो ये दोनों रेशोज प्रोपोर्शन में है, ठीक है, अदरवाइज वो नहीं है। देखें अब प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या होता है। मीन होता है दरमियान वाली। अब इसमें 4 वैल्यूज है आपके पास, 1 2 3 4। तो इसमें दरमियान वाली कौन सी है? ये वाली, ठीक है। ये दरमियान है जो प्रोपोर्शन के साथ साथ होती हैं, इनको हम बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं? मीन, ठीक है। इधर मैं आपको लिख भी देता हूँ, मीन। और इसके बाद जो लास्ट पे होती हैं उनको बोलते हैं एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मीन जो किनारों किनारों पे हो, ठीक है, बाहरों साइडों पे हो, उनको एक्सट्रीम बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपने इसमें बताना है कि क्या ये प्रोपोर्शन है या नहीं। तो वो हमें कैसे पता लगेगा? मीन और एक्सट्रीम को हम प्रोडक्ट करेंगे। अगर तो हमारा आंसर दोनों का सेम आता है तो वो प्रोपोर्शन में, अदरवाइज वो नहीं है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है। अब मीन हमारा ये है 2 और 35, इसका हमने क्या लेना है? प्रोडक्ट 2 इंटू 35, ठीक है। और इक्वल आ रहा है, प्रोपोर्शन की जगह आपने इक्वल डाल देना है। 7 को 10 से प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई। अब 2 को 35 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 70 आ जाएगा, और 7 को 10 से करेंगे तो 70 आ जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसका भी आंसर 70 आ रहा है और इसका भी 70 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है रेशोज, दो रेशोज हैं, ये प्रोपोर्शन में हैं, मौजूद हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर और इसका आंसर भी हमारा सेम आया। उसके बाद जो इसका पार्ट 2 है, जी ये है जी। इसमें आपने बताना है, इसमें भी आपने वैसे ही करना है। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन आपके पास ये वाला है और एक्सट्रीम आपके पास ये है, ठीक हो गया। तो मैं इसको प्रोडक्ट करूँगा 6 को 5 से, 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 को फिर 20 से, यहाँ 2 को 20 से, ठीक है। अब 6 5 का होता है 30, तो इधर क्या आ गया 30, और 2 20 का 40। तो आप देख सकते हैं ये 30 है, ये 40 है, ये आपस में इक्वल नहीं आए। तो हम इधर फिर इस तरह नॉट इक्वल लिख देंगे कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है। इसका पार्ट 2 आगे, इसका पार्ट 3 है। जी, इसमें भी आपने उसी तरह ही बताना कि प्रोपोर्शन में आया या नहीं। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है। मीन आपके पास ये है, इनका प्रोडक्ट करेंगे 12 को 4 से और फिर 16 को 3 से। अब 12 4 का क्या होता है? 48, तो इधर क्या आ गया 48 इज इक्वल टू, और 16 3 का इज 16 3 का भी 48 होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें दोनों के आंसर सेम आए हैं, तो ये हमारा फिर प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है। ये भी करेक्ट आया, ये आपका गलत आया और ये भी करेक्ट है, यानी ये जिस पे टिक लगा ये प्रोपोर्शन में मौजूद है। उसके बाद इसका पार्ट 4 है। लें, इसमें भी आपने उसी तरह ही करना। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन आपके पास ये है 8 इंटू 70 इज इक्वल टू 10 को 56 से, ठीक है। जब आप 8 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 560 आ जाएगा, और इसी तरह जब आप 10 को 56 से करेंगे तो ये भी 560 आ जाएगा। तो ये भी हमारा प्रोपोर्शन में मौजूद है, ठीक हो गया। ये थे इसके पार्ट 4, ये आप नोट करें। आगे जो इसका पार्ट 5 और 6 है उसको भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका पार्ट 5,
इसको भी आपने चेक करना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। उसके लिए आपने प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करना है, यानी कि ये मैं इधर लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक हो गया। तो मीन आपके पास ये है, 50 को आपने 9 से मल्टीप्लाई करवा देना है और 15 को 30 से, 15 इंटू 30। अब देखिए 50 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 450 आ जाएगा, और इसी तरह जब आप 15 को 30 से करेंगे तो आपके पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा जी, वो भी 450 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो आप देख सकते हैं इसमें ये आंसर और ये आंसर सेम है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि ये प्रोपोर्शन में मौजूद है, यानी ये करेक्ट है। ठीक है, उस तरह आपने ये करना है इसमें भी, प्रोडक्ट ऑफ मीन और इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन आपके पास 4 और 3 है, इसका प्रोडक्ट लेना है आपने, और 20 इंटू 40 का, 4 3 12 और 2 4 8 और 7 2 0। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये इसके इक्वल नहीं आया, तो हम इसको इस तरह कट कर देंगे कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक हो गया। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसमें बस आपने यही एक चीज़ याद रखनी है कि देखने के लिए कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं, उसमें आपने प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करना है। अगर तो इसका आंसर सेम आता है आपका तो वो प्रोपोर्शन में है, अगर सेम नहीं आता तो वो प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक हो गया, ये आप नोट करें। आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। इसमें आपने उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि इन प्रोपोर्शन में गिवन है। ठीक है, अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल उसको बोलते हैं जिसका हमें ना पता हो। ठीक है अब इसमें ये देखें 7:6 है, प्रोपोर्शन x/50 है। अब इसमें हमें x की वैल्यू का नहीं पता, तो x इसमें क्या है? वेरिएबल, तो हमने इसमें वेरिएबल फाइंड आउट करना है। याद रहे, इसमें मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं, जब भी आपके पास इस तरह प्रोपोर्शन की फॉर्म हो, ठीक है, इधर भी रेशो हो, इधर भी रेशो हो, प्रोपोर्शन की फॉर्म हो, तो आपने जस्ट उसको कैसे सॉल्व करना है? प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। बस ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है और इसको सॉल्व करते जाना है। मीन आपके पास ये होता है दरमियान वाले, और एक्सट्रीम ये वाले। ठीक है, इनको प्रोडक्ट करना है और इनको प्रोडक्ट करना है। 7 को x से, 7 को मल्टीप्लाई किया x से इज इक्वल टू 7 को फिर 50 से, 7 इंटू 50। ठीक हो गया। सॉरी, ये 6 को x से किया ये। अब 6 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6 आ जाएगा। 6x इज इक्वल टू 7 को 50 से 350। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अब इसमें आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जिसको फाइंड करना हो उसको आपने अलग रहने देना है। x को फाइंड करना है, इसको इधर ही रहने देना है। अब जो इसके साथ चीज़ हो गई वो इक्वल के उस तरफ ले जानी है। इसके साथ 6 है और ये 6 क्या हो रहा है? इससे मल्टीप्लाई, जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा इस फॉर्म में। अब आपने इसकी कटिंग कर देनी है, 2 के टेबल से कर लें, चाहे 2 3 ज़ा 6, इसकी भी 2 1 ज़ा 2, 1 आगे वाले के साथ, 2 7 ज़ा 14, 1 फिर आगे वाले के साथ, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब ये 175/3। ठीक है, अब ये और इसकी कटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो बस आप इसको यहीं तक इसका आंसर रखें। आगे इसका पार्ट 2 है, इसको भी उसी तरह आपने सॉल्व करना है। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। 8 को 45 से, 8 इंटू 45 इज इक्वल टू y को फिर 20 से, y को 20 से। अब गौर करें चलें पहले हम इसको कर लेते हैं। 8 इंटू 45 इज इक्वल टू, अब देखिए हमने इसमें y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जिसको फाइंड करना हो उसको आपने अलग ही रहने देना, जिधर वो होगा उधर ही रहने देना। ये इक्वल किस तरफ था तो हमने इधर ही रहने दिया। अब ये 20 से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा इस तरह। ठीक हो गया। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर देना है तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। कटिंग कर दें इसकी ऊपर नीचे, 4 के टेबल से कर दें या 5 से कर दें, जैसे आपको ईजी लगता है। 5 से कर लें 45 और 20 की, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, फिर 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब इधर तो 1 आ गया, इधर 2 है, इधर 9 है, 2 9 ज़ा 18, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 18। ठीक हो गया।
उसके बाद इसका पार्ट 3 है, इसमें भी उसी तरह ही ये चीज़ मीन और एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन वो ये रहा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, जेड को आपने मल्टीप्लाई करवाया 35 से, ठीक है। अब इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, जेड वेरिएबल है ना जेड, तो जेड फाइंड आउट करना है, तो इसको आपने इधर ही रहने देना है, जिसको फाइंड आउट करना उसको एक साइड पे लग रहने देते हैं, ये हमने लिखा। अब देखें इसके साथ ये 35 है, ये इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। जो भी चीज़ अगर तो इक्वल के उस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उसको इधर लाएंगे डिवाइड हो जाएगी, अगर तो इधर डिवाइड हो रही है जब इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये चीज़ें छोटी छोटी आपने याद रखनी है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, इसकी 5 के टेबल से कटिंग कर दें, 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15। अब ये 7 है, अब तो नहीं कटिंग हो रही, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 3 ज़ा 27 ओवर 7, ये आपके पास z की वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है 4, इसको भी सोल्व करते हैं उसी तरह। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, 2 को 24 से इज इक्वल टू, फिर w को आपने 18 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें क्या फाइंड आउट करना है आपने, w, तो w इधर है, इसको आपने इसी तरह रहने देना है और ये एज इट इज़ लिखा। अब ये 18 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई कर देना, आपके पास w की वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी कटिंग कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, फिर इसको इसकी कर दें 3 के टेबल से, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, तो w की वैल्यू क्या आ गई 8/3, ठीक है। ये आपके पास ही इसका आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 आपने अच्छे तरीके से इसके तमाम के तमाम पार्ट्स अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। ये आप नोट करें, आगे इसके मजीद क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपका जो पीछे उन्होंने आंसर दिया हुआ है उसको पॉइंट की फॉर्म में दिया, जैसे ये आपका आंसर आया ना 175/3, इसको आपने मजीद डिवाइड कर देना और फिर पॉइंट की फॉर्म में आ जाएगा, आप उसमें लिख लेना। वैसे ये भी आपका आंसर ठीक है, गलत नहीं होगा। इस तरह ये 27/7 है, इसको भी उन्होंने डिवाइड किया 7 से, तो फिर वो भी पॉइंट में आ जाएगा। तो चाहे आप वैसे कर लें या ऐसे कर लें, आपका आंसर ठीक रहेगा। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 3। If 7 kg potatoes cost rupees this, how much we pay for 12 kg potatoes? इसमें यहाँ पे मैं आपको एक और पॉइंट बता दूँ कि ये जो रेशो वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें डायरेक्ट और इन्वर्स का होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन का एक पॉइंट होता है, उसको भी आपने समझ लेना है। जब एक चीज़ बढ़ेगी, देखें इसमें इफ 7 kg पोटैटोस कॉस्ट रुपीज़ 140, इसमें 7 किलो टमाटरों की कीमत इतनी है। अब वो पूछता है हाउ मच वी पे फॉर 12 kg पोटैटोस, अगर हमें 12 kg पोटैटोस लेने होंगे तो हमें कितनी पे करनी होगी, ठीक है, कितने पैसे उसको देने होंगे। तो 7 किलो के लिए उसको इतने देने पड़ रहे हैं, ठीक है, तो 12 किलो के लिए उसको फिर ज़्यादा देने पड़ेंगे ना, क्योंकि वो चीज़ भी ज़्यादा ले रहा है, उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है, ठीक है। जब इस तरह के होते हैं इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। अब डायरेक्ट वेरिएशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको इधर करके दिखाता हूँ। अब जो जो इसमें आपको क्वांटिटीज़ गिवन है उनको आपने लिख लेना है। एक पोटैटोस गिवन है, पोटैटोस केजी में, केजी भी लिखना है। उसके बाद और क्या गिवन है, प्राइस, कॉस्ट, ठीक है। इनकी आपने क्या निकालनी है, रेशो। अब पोटैटोस आपके पास कितने हैं, 7 kg, ये आ गया 7, और ये कितने में मिल रहे हैं 140, इनकी कॉस्ट क्या है 140, ये आ गया। अब वो पूछता है हाउ मच वी पे फॉर 12 kg, अगर हमें 12 kg पोटैटोस लेने हो, पोटैटो 12 kg, तब उसकी प्राइस क्या होगी। तो वो तो हमें नहीं ना पता कितनी होगी, तो उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो x है, ठीक है। अब देखें इसमें एक चीज़ देखें, 7 किलो जो टमाटर हैं वो 140 रुपये के हैं, 12 किलो कितने के होंगे, जाहिर है 12 किलो फिर 140 से ज़्यादा होंगे, ठीक है। यानी अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी फिर बढ़ेगी। तो इस सूरत में आपका जो एरो है, ये एरो लगाना होता है इसमें, वो ऊपर की तरफ चले जाएगा, ठीक है। इसको इसकी टेल बोलते हैं और ये हेड होता है, इस तरह ये टेल और ये हेड। अब आपने इसको कैसे सोल्व करना है, पहले टेल लिखते हैं फिर हेड। तो इसमें पहले ये टेल लिखेंगे 12 है और हेड इसकी 7 है, तो 12/7, ये मैं आपको उस तरह सोल्व करवा देता हूँ। यहाँ पे देखें क्या आ गया 12/7, ठीक हो गया।
उसके बाद ये इसकी टेल है, ये इसका हेड है। और एक और मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, जिसमें एक्स वाली टर्म होगी ना, उसका एरो आप चाहे हमेशा ऊपर ही रखते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इक्वल इक्वल डाल के ये टेल है, ये हेड है, तो टेल इसकी एक्स है, एक्स आ गई ओवर 140। अब जस्ट आपने इसको सॉल्व कर देना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, आपका आंसर आ जाएगा। याद रहे, जब भी आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म हो और दरमियान में इक्वल का साइन हो, तो आपने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। इसको इससे, इसको इससे तो जब आप इसको इससे करेंगे 12 को 140 से, उसके बाद 7 को x से, तो वो 7x आ जाएगा। अब आपने इसमें से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो x को इधर ही रहेगा, 7 से मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसकी कटिंग कर दें, इसको सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 और ये वाला 0 एज इट इज़, ठीक है। इधर तो 1 आ गया। अब 12 को आपने 20 से मल्टीप्लाई करवाना है, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो 12 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 240 इसकी प्राइस आ जाएगी, यानी कितनी उसके रुपीज़ हो जाएंगे फिर 240, ठीक हो गया। यानी कि जो 12 किलो आम थे वो फिर कितने के आएंगे, 240 रुपये के, ठीक हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3, ये आप नोट करें। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, for 10 horses 12 kg 400 gram of food is required daily in the same proportion, how much will be needed for 16 horses। इसमें वो आपसे पूछ रहा है कि 10 घोड़ों की जो खुराक है वो डेली इतनी यूज़ हो रही है, ठीक है। इज़ रिक्वायर्ड डेली, इतनी यूज़ हो रही है, इतनी चाहिए उनको, इन द सेम प्रोपोर्शन, इसी प्रोपोर्शन के तहत, हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 16 हॉर्सेस। अगर तो जो घोड़े हैं वो 16 हो जाए तो उनको फिर ये खुराक कितनी चाहिए होगी, ठीक है। 10 घोड़ों को इतनी खुराक चाहिए तो 16 घोड़ों को कितनी चाहिए, ये आपने बताना है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्ट वेरिएशन का, ठीक है। देखें 10 घोड़ों के लिए इतनी चाहिए, अब देखें घोड़े आगे बढ़ गए हैं तो खुराक भी तो बढ़ेगी ना आगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें ये है 12 kg 400 ग्राम, इसमें kg भी आ रहा है, ग्राम भी आ रहा है, लेकिन हमारा यूनिट तो एक रहना चाहिए ना। तो चाहे हम इसको पहले kg में कर लें या ग्राम में कर लें, ताकि इसका यूनिट सेम हो जाए। तो पहले मैं इसको करता हूँ 12 kg 400 ग्राम, चाहे आप इसको किलोग्राम में कर लें या ग्राम में कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इसको ग्राम में कर लेता हूँ ताकि ईजी हो जाएगा। अब देखें ये है 12 kg, अब 12 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 12 kg में 1000 से उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये आपके पास ग्राम आ जाएगा। और ये इसमें ऐड कर देंगे 400 ग्राम। अब 12 को इससे 12,000 प्लस 400 ग्राम, अब इसको जब ऐड करेंगे तो 12,400 ग्राम। ये आपके पास सारा किस पे कन्वर्ट हो गया, ग्राम में। कि 12 किलो थे उनको हमने ग्राम में किया, 12,000 हो गए, उसमें 400 ऐड कर दिए तो 12,400 ग्राम ये हो गया, ठीक है। अब आपके पास कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, हॉर्सेस हैं, और हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 16 आवर्स इन द सेम। एक तो आपके पास हॉर्सेस हो गए और दूसरी आपके पास खुराक है जी। एक हॉर्सेस है और दूसरी फूड है। अब देखिए हॉर्सेस आपके पास 10 है और उनकी खुराक कितनी है, इतनी, और इसको हमने ग्राम में किया है ये, तो आप इसको लिखेंगे ये। उसके बाद आपके पास वो कहता है घोड़े 16 हो जाते हैं, हॉर्सी जो है वो 16 हो जाते हैं, तब वो कितनी होगी, तब हम उसको लेट कर लेते हैं कि वो x के बराबर होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट वेरिएशन का है, यानी 10 घोड़ों के लिए इतनी खुराक चाहिए तो 16 घोड़ों के लिए ज़्यादा चाहिए होगी ना, तो ये दोनों ऊपर हो जाएंगे एरो। अब आप इसको सॉल्व कर देना। ये टेल है, ये हेड है, पहले टेल फिर हेड, टेल ओवर हेड, फिर टेल ओवर हेड, ठीक है। अब देखिए ये फ्रैक्शन की फॉर्म है और दरमियान में इक्वल है, इस सूरत में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। 16 को इससे इज इक्वल टू 10 को x से, तो वो 10x आ जाएगा। अब आपने इसमें से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो x इधर ही रहेगा, बाकी चीज़ों को उस तरफ ले जाए। ये देखिए इसमें मैंने क्या किया, इसमें ये चीज़ सारी मैंने ऊपर सेम लिखी है
और 10 इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर आके नीचे डिवाइड हो गया क्योंकि हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। अब 0 0 से कैंसिल, तो 16 को आप इससे मल्टीप्लाई करवा दें। जब आप 16 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 16 को आपने 1 2 4 0 से मल्टीप्लाई करवा देना है। 0 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 14, 6 1 ज़ा 6 इंटू 0 4 2 1 0 4 8 9 1। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 19,840। ठीक है। मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास क्या आ गया, 19,840। 19,840 ये हमने इसको किया ग्राम में, लेकिन आपके पीछे जो बुक में है उसका आंसर उसने किलोग्राम में भी दिया हुआ है। तो ये जो 1000 वाला होगा ये 19,840 है। तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये 19,000 है, तो इसको आप लिखेंगे 19 kg, 19 किलोग्राम, आगे 840 ग्राम। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, एक्स की वैल्यू। ठीक है जी, ये आपके पास इसका आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, ये आप नोट करें। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 5। द कॉस्ट ऑफ 16 क्वांटल्स ऑफ बीन इज रुपीज दिस, हाउ मच विल क्वांटल्स कॉस्ट, 4 क्वांटल्स कॉस्ट। इसमें वो कह रहा है कि 16 क्वांटल्स की जो आपके पास कॉस्ट है, प्राइस है, वो इतनी है। तो आपने बताना है कि 4 क्वांटल्स की कितनी होगी। ठीक है, 16 क्वांटल्स की इतनी है तो 4 की कितनी होगी, तो 4 की जाहिर है इससे कम ही होगी ना। तो ये फिर कौन सा क्वेश्चन है आपके पास, डायरेक्ट वेरिएशन का। अब जो जो चीज़ें आपके पास गिवन है वो लिखने, एक कॉस्ट है गिवन और एक क्वांटल्स है। एक क्वांटल्स और दूसरी कॉस्ट, जिसको आप रुपीस भी कह सकते हैं, प्राइस भी। अब क्वांटल्स आपके पास 16 है और इनकी प्राइस आपके पास 40,400 है। और 4 क्वांटल्स की आपके प्राइस फाइंड आउट करनी है, अब कितनी होगी वो हमें नहीं पता, तो उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो x के बराबर होगी। कोई नंबर है x उसके बराबर होगी। तो 16 क्वांटल्स इतने में है, तो 4 क्वांटल्स इससे कम में होंगे ना। तो ये कौन सा हमारे पास क्वेश्चन है, डायरेक्ट वेरिएशन का। ठीक है, यानी कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, तो वो डायरेक्ट है। अगर एक चीज़ कम हो रही है दूसरी भी कम होगी, तब भी वो डायरेक्ट वेरिएशन का ही क्वेश्चन रहेगा। देखिए, इसमें तादाद कम हो गई है तो इसमें पैसे भी तो कम होंगे ना। ठीक है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है हमारे पास। तो उसमें आपके पास एरो जो है वो ऊपर की तरफ चल जाता है, यानी कि एक ही सिमत में रहता है। चाहे आप इसको भी ऊपर कर लें, इसको भी ऊपर कर लें, चाहे आप इसको भी नीचे कर लें, इसको भी नीचे कर लें। ठीक हो गया। तो ये इसकी टेल होती है, ये इसकी हेड होती है, ये इसकी टेल होती है, ये इसकी हेड होती है। तो इसको कैसे सोल्व करना है, पहले टेल फिर हेड। तो टेल आपके पास इसमें 4/16 इज इक्वल टू x/4400। ठीक हो गया। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, टेल और हेड की फॉर्म में। अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना, 4 को इससे, 4 इंटू 4400 इज इक्वल टू 16 को x है वो 16x आ जाएगा। अब इसमें आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो जिसको फाइंड करना हो उसको अलग रहने देते हैं ये, और 16 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये वाला एज इट इज। अब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। उसके बाद 4 1 ज़ा 4, इसकी भी कटिंग कर दें। 4 1 ज़ा 4, ये 0 एज इट इज़, फिर 4 1 ज़ा 4 और ये दोनों 0 एज इट इज़। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ये। ठीक है, 10,100 ये आपके पास इसकी x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, यानी कि वो जो फिर 6 क्वांटल्स हैं वो आपके पास इतने में होंगे, 10,100 रुपये में, यानी 4 क्वांटल्स। ठीक है, तो ये इसकी रुपीज़ क्या लें ये इसकी प्राइस है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, ये आप नोट करें। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन आपने ज़रा तवज्जो से सुनना है, ध्यान से समझना है। इफ़ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, हाउ मैनी ईच विल गेट इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। इसमें वो आपको कह रहा है कि एक स्वीट इस, यानी एक स्वीट या टॉफ़ी या मिठाई का एक बॉक्स है,
इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, उसको हम 24 चिल्ड्रन में डिवाइड कर देते हैं। दे विल गेट 5 स्वीट्स, ठीक है, यानी टॉफ़ियों का बॉक्स कह लें, उसको हम 24 बच्चों में डिवाइड करते हैं और हर बच्चे को 5 स्वीट्स आती हैं। कितनी? 5 स्वीट्स, 5 जो टॉफ़ियाँ हैं वो हर बच्चे को आ रही हैं। हाउ मैनी ईच विल गेट इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज़ रिड्यूस बाय 4। अगर वो कह रहा है कि हम बच्चों जो है पहले 24 है, अगर हम उसको रिड्यूस कर देते हैं 4 से, तो 24 में से 4 गए, कितने बच गए? 20, यानी 20 बच्चों में अगर वही बॉक्स हम डिवाइड करें तो उसमें फिर कितनी स्वीट्स आएंगी, ठीक है। अगर क्लास में आपके पास 24 बच्चे हैं, उस पर हम एक टॉफ़ियों का पैकेट डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हर बच्चे को आ रही है 5 स्वीट्स, ठीक है। अगर हम 4 बच्चों को कम कर देते हैं उस क्लास में से, तो फिर बच्चों को कितनी आएंगी? जाहिर है फिर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी ना, क्योंकि बच्चे कम हो गए और टॉफ़ियाँ तो उतनी की उतनी हैं, ठीक है। तो ये फिर कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास? इनवर्स वेरिएशन का। सोल्व। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है? एक तो आपके पास चिल्ड्रन है और दूसरा स्वीट्स है, स्वीट्स है और चिल्ड्रन। अब देखें 24 चिल्ड्रंस हैं, वो ये आगे, और उनमें 5 स्वीट्स दी जाती हैं हर बच्चे को, ठीक है। अब वो कहता है अगर तो चिल्ड्रन इज़ रिड्यूस, बच्चों को कम कर दिया जाता है, कितने? 4 बच्चों को, टोटल 25 थे, 4 चले गए, कितने रह गए? 20। तो अब वो पूछ रहा है कि कितनी स्वीट्स आएंगी, वो हम ऐड कर लेते हैं कि वो x है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एक चीज़ गौर करें, 24 बच्चों में 5, यानी 24 बच्चे हैं, उनमें से हर एक को 5-5 ट्रॉफियाँ आ रही हैं, तो 20 बच्चों को फिर जाहिर है ज़्यादा आएंगी ना, यानी एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो इनवर्स वेरिएशन का होता है, ठीक है। ये फिर एक एरो नीचे की तरफ आ जाएगा, तो अब आपने इसको जस्ट सोल्व कर देना। ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, तो x/5, इस तरह इधर ये टेल है 24/20, ठीक है। अब जस्ट आपने इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लें, तो x को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x आ जाएगा, ठीक है। और फिर 5 को 24 से, 5 × 24। अब आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो x इधर ही रहेगा, 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 × 24, इधर क्या आ जाएगा? 20। अब आपने इसकी कटिंग कर देनी है, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, फिर 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6। यानी कि अगर तो 4 बच्चे कम हो जाते हैं तो फिर हर बच्चे को कितनी कितनी टॉफ़ी आएंगी? 6, ठीक है। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये आप नोट करें, आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ 2 men take 10 days to cut a tree, how many days will take 4 men to do the same job? इसमें वो कह रहा है कि इफ़ 2 men, 2 आदमी जो हैं वो 10 दिन में एक दरख्त को काटते हैं, 2 आदमी 10 दिन में एक दरख्त को काटते हैं, हाउ मैनी डेज विल टेक 4 men? अगर हाउ मैनी डेज विल टेक 4 men, अगर वो 2 आदमी काटते हैं 10 दिन में, अगर हम 4 आदमी कर दें टू डू द सेम जॉब, उसी दरख्त को काटने में उसी दिन में, तो आपने बताना है कि हाउ मैनी डेज, कितने डेज लगेंगे उस दरख्त को काटने में। सॉल्व। अब इसमें जो जो क्वांटिटीज़ आपको गिवन है उनको लिख लें, एक डेज गिवन है और एक मैंस गिवन है, ये डेज आ गए और ये मैन आ गए, ठीक है। अब डेज कितने हैं आपके पास? 10 डेज हैं, और मैन कितने हैं? 2 डेज, 10 मैन 2। उसके बाद हाउ मैनी डेज विल टेक 4 मैन, मैन कितने हो गए हैं? 4। तो आपने डेज बताने हैं, तो हम ऐड कर लेते हैं x। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है आपने, 10 दिन में इसको, ये 2 आदमी 10 दिन में एक दरख्त को काट रहे हैं, 2 आदमी 10 दिन में एक दरख्त को काट रहे हैं, तो 4 आदमी उसी दरख्त को कितने दिनों में काटेंगे? जाहिर है आदमी ज़्यादा हो गया ना, दरख्त तो वही का वही है, तो उसको वो जल्दी काट देंगे, ठीक है। तो ये फिर कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास? इनवर्स का, ठीक है। ये ऊपर रहेगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। इनवर्स में एक एरो ऊपर होता है, एक नीचे होता है। तो ये इसकी टेल है, ये इसकी हेड है, ये टेल है, ये हेड है, तो इसको ऊपर रखेंगे x/10। इसी तरह ये टेल है, ये तो ऊपर ही रहेगी, ओवर 4। अब आपने इसमें से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है, इसको इससे, इसको इससे, तो 4x = 10 × 2, ठीक है। ये चीज़ आएगी, 10 को 2 से, x को 4 से, ये हमने कर दिया। अब इसमें से हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो x इधर ही रहेगा, 4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल को उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है।
अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो आंसर क्या आ गया 5। ठीक है, यानी कि 2 बंदे एक दरख्त को 10 दिन में काट रहे थे। ठीक है, अगर बंदे 4 हो जाएंगे तो उसी दरख्त को वो फिर 5 दिनों में काट देंगे। ठीक है, ये आपके पास डेज आए हैं, इधर डेज भी लिख लें। ठीक हो गया, ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये आप नोट करें, आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 8। If one person takes 10 days to pick the apples from a garden, how many days will take 5 people to pick the apples from a garden? इसमें वो कह रहा है if one person takes 10 days, अगर एक आदमी 10 दिन लेता है to pick the apple from a garden, ठीक है, एक गार्डन में से सेब को पिक करने के लिए, काटने के लिए, तोड़ने के लिए एक आदमी 10 दिन लेता है। ठीक है, how many days will take 5 people to pick the apples from a garden? अगर आपके पास जो पर्सन है, पीपल हैं जो, उनको ज़्यादा कर दिया जाए, 5 कर दिया जाए, तो आपने बताना है कि उस गार्डन को टू पिक द एप्पल्स फ्रॉम अ गार्डन, के उसी गार्डन में से सेब को उठाने में हाउ मैनी डेज, कितने डेज लगेंगे। इसमें आपके पास क्या क्या क्वांटिटीज़ गिवन है, एक डेज है और दूसरा पर्सन है। सॉल्व, डेज है और पर्सन है। अब डेज आपके पास कितने हैं 10 और पर्सन कितने हैं ओनली 1। ठीक हो गया, उसके बाद वो कहता है इफ़ ही विल टेक डेज विल टेक 5 पीपल, पीपल आपके पास कितने हो जाते हैं 5, यानी पर्सन 5 हो जाते हैं। तो आपने वो डेज फाइंड आउट करने हैं कि हाउ मैनी डेज, वो हम लेट कर लेते हैं x। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है कि एक पर्सन यानी एक शख्स 10 दिन में उस गार्डन में से सेबों को पिक कर रहा है। ठीक है, एक पर्सन 10 दिन में गार्डन में से सेबों को पिक कर रहा है। अगर 5 पर्सन हो जाएंगे तो उसी गार्डन में से वो जो सेब, वो अगर 5 पर्सन हो जाएंगे तो उसी गार्डन में से वो सेब को कितने दिनों में कलेक्ट कर देंगे। एक बंदा 10 दिन में कर रहा है तो 5 बंदे जाहिर है जल्दी कर लेंगे ना उसको। तो ये फिर कौन सा क्वेश्चन है, इन्वर्स वेरिएशन का। यानी कि अगर एक चीज़ देखें, यहाँ पे बंदे ज़्यादा हो गए हैं और यहाँ पे डेज कम हो गए हैं, ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया। ठीक है, तो एक्स वाला आप चाहे आप ऊपर रख लें और इसको नीचे रख लें। अब आप इसको सॉल्व करें, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, तो टेल ओवर हेड, इस तरह ये टेल है, ये हेड है, तो टेल ओवर हेड। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू, इसके बाद 10 को 1 से, 10 × 1। अब आपने इसमें से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो x इधर ही रहेगा, 5 इसे मल्टीप्लाई और इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और 10 1 10। ठीक है, 5 1 5, 5 2 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, यानी 2 डेज। ठीक है, कितने दिन लगेंगे फिर 2 दिन लगेंगे। ठीक है, अगर एक जाने को 10 दिन लग रहे हैं तो फिर 5 जाने को 2 दिन लगेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये अब आप नोट कर लें। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.13 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इफ 1 person takes 7 days to clean a house from bugs, how many days will take 7 people take to clean the house from bugs? इसमें वो आपको कह रहा है कि इफ 1 person, अगर एक पर्सन, एक शख्स 7 दिनों में एक घर को साफ करता है, एक शख्स है वो 7 दिनों में घर को साफ करता है, how many days will take 7 people take to clean the house from bugs? अगर आपके पास how many days will take 7 people, अगर एक की बजाय आपको 7 लोग दे दिए जाएं, 7 people दे दिए जाएं, तो आप ये बताना है कि वो घर को कितने दिनों में साफ कर देंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इसको आपने सॉल्व करना है जैसे आपने इस एक्सरसाइज के प्रीवियस क्वेश्चन किए, सेम ये उसी की तरह है। इसमें आपके पास क्या क्या गिवन है क्वांटिटीज, एक पर्सन है और एक डेज है, तो इनको आपने लिख लेना है, पर्सन और डेज। पर्सन कितने हैं, 1 पर्सन है और वो कितने दिन लेता है घर को साफ करने के लिए, 7 डेज। ठीक है, अब वो कह रहा है अगर 7 पीपल कर दिए जाए यहाँ पे, तो उसी घर को साफ करने के लिए हाउ मैनी डेज, कितने दिन लेंगे, तो वो कितने लेंगे वो हमें नहीं पता, तो उसको हम लेट कर लेंगे कि वो x है। ठीक है, अब एक चीज़ गौर करें, एक शख्स जो है वो 7 दिनों में घर की सफाई करता है। ठीक है, अगर 7 लोग आ जाएं तो उसी घर को वो जल्दी साफ कर देंगे ना, यानी 7 दिन लग रहे हैं ना, अगर 7 लोग आ जाएंगे तो वो तो उस घर को जल्दी साफ कर देंगे। तो ये हमारा फिर कौन सा क्वेश्चन हुआ, इनवर्स प्रोपोर्शन का। ठीक है, एक्स वाली टर्म ऊपर रहेगी और ये वाली
नीचे हो जाएगी डाउनवर्ड, ठीक है। ये इसकी टेल होती है, ये हेड। इस तरह ये टेल, ये हेड। जिसकी तरफ एरो बना हो उसको हम हेड बोलते हैं, और जिसकी तरफ एरो ना हो उसको टेल बोलेंगे। तो अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले टेल लिखते हैं फिर हेड, यानी 1/7। इस तरह इसकी टेल ये है, इज इक्वल टू x/7। ठीक हो गया। अब आपने इसमें x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको इससे, इसको इससे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 को जब 7 से करेंगे तो वो 7 आ जाएगा, फिर 7 को x, ये देखें 1 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। उसके बाद x को फिर 7 से किया तो वो 7x आ गया। अब 1 7 7 इज इक्वल टू 7x। अब x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो इसको इधर ही रहने दें, 7 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 7 7 से कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1। यानी कि अगर एक शख्स 7 दिन लेता था घर को साफ करने के लिए, तो अगर 7 लोग आ जाएंगे तो फिर वो 1 दिन लेंगे घर को साफ करने के लिए, ठीक है। तो इधर आप डे भी लिख लें, 1 डे। ठीक हो गया, ये आपका इसका आंसर है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज थी जो वो कंप्लीट हुई, इसको आप नोट कर लें।